नमस्कार। मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना, यूट्यूब के सहकार यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। आपको विदित हो कि यूट्यूब पर मेरा अपना एक चैनल है जिसका नाम सहकार यूट्यूब है। आप यूट्यूब पर जाकर सहकार यूट्यूब टाइप करेंगे तो आपको मेरे चैनल पर अपलोड किए गए लगभग 89 वीडियोस देखने और सुनने का अवसर मिल पाएगा। और इन वीडियो में से अधिकांश वीडियो का संबंध सहकारी सोसाइटी से है। आज मैं एक नए संदर्भ के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ और आज का संदर्भ है अल्पकालीन सहकारी साख संरचना की समितियों के हेतु विशेष उपबंध। मैं इसकी चर्चा इसलिए करना चाहता हूं कि इन दिनों धान अधिप्राप्ति का कार्य चल रहा है और धान अधिप्राप्ति के कार्य में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा पैक्सों को कैश क्रेडिट दिया जा रहा है। इस संबंध में कहीं कहीं प्रबंध निदेशक के अधिकार और निदेशक परिषद के दायित्व की भी चर्चा हो रही है। इससे कि पहले कि मैं विशेष जो उपबंध है अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के से संबंधित समितियों की उसकी चर्चा करूं, उससे पहले मैं जो कतिपय एकाध धाराएं हैं बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की, उसका उल्लेख आपके समक्ष करना चाहता हूं ताकि आपको प्रबंध निदेशक की स्थिति समझने में सुविधा हो सके। अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 3 में यह स्पष्ट कहा गया है कि जब राज्य सरकार का कोई पदाधिकारी किसी निबंधित सोसाइटी में प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी अथवा उस तरह के किसी अन्य पद पर प्रतिनियुक्त होता है तो वह मुख्य कार्यपालक होगा और प्रबंध समिति के सामान्य निर्देश एवं नियंत्रण के अध्ययन अपनी शक्तियों और कृत्यों का संपादन करेगा। देखिए, यह एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रबंध निदेशक की जितनी भी शक्तियां हैं जिनका उल्लेख 1935 के अधिनियम में किया गया है और इस तरह की इसका उल्लेख अधिनियम की धारा 14 की धारा 3 में किया गया है और इस तरह के लगभग 11 शक्तियों और कृत्यों की चर्चा की गई है। लेकिन उन सभी शक्तियां और कृत्य प्रबंध समिति के समान नियंत्रण एवं निर्देशन के अधीन है। मैं एक पत्र देख रहा था जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि प्रबंध निदेशक को बैंक की विधि के अनुसार कतिपय कर्मचारियों पर सीधे अनुशासनिक कार्रवाई करने का अधिकार है। यह सही है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो अधिनियम है वह उपविधि से सर्वोपरि है और अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 3 स्पष्ट करता है कि प्रबंध निदेशक की सभी शक्तियां और कृत्य प्रबंध समिति के समान निर्देश एवं नियंत्रण के अधीन है, उसके अधीन है। दूसरी बात, एक जो बैंकिंग का काम कर रही हैं, जो हमारे डीसीसी भी हैं या एससी भी हैं, उनके प्रबंध समिति के पर कार्रवाई के संबंध में क्या स्थिति है वह भी मैं थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। 1935 के अधिनियम की धारा 41 की उपधारा 1 के प्रंतुक में कहा गया है कि हम सभी जानते हैं कि धारा 41 के अंतर्गत सहकारी समितियों की प्रबंध समिति को विभिन्न परिस्थितियों में अवकर्मित करने की चर्चा है, खासकर वैसी प्रबंध समितियों की जो सरकार से ऋण लेती है या सरकार ने जिसमें अपना हिस्सा पूंजी लगाया है या सरकार ने उनके ऋण की गारंटी दी हो। तो ये जो इस धारा है, इसकी धारा 41 की उपधारा 1 के प्रंतुक में कहा गया है कि ऐसी सहकारी समिति के मामले में जो बैंकिंग का कारोबार कर रही हो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के प्रावधान भी लागू होंगे और यह भी कि बैंकिंग परिचालन वाली सहकारी समिति के बोर्ड का अधिक्रमण मतलब सुपरसेशन, अंग्रेजी उसका सुपरसेशन है, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से किया जाएगा। यदि को यह सोचते हैं कि आखिर हम यदि बोर्ड प्रबंध समिति जो है डीसीसीबी का, एएससीबी का कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है या हमारे अनुकूल काम नहीं कर रहा है
तो हम सीधे 41(1) का प्रयोग नहीं कर सकते उसके खिलाफ। 41(1) में स्पष्ट यह प्रावधान कर दिया गया है कि कोई भी कार्रवाई होगी तो रिजर्व बैंक के परामर्श से ही होगी। निबंधक संयुक्त समिति या रिजर्व बैंक से परामर्श लेंगे और रिजर्व बैंक के परामर्श पर ही कोई दंडात्मक कार्रवाई यानी कि प्रबंधन समिति के अक्रमण की कार्रवाई कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं एक परिस्थिति की और चर्चा करता हूँ जिसकी चर्चा न के बराबर होती है, और इसकी चर्चा करना मैं जरूरी समझता हूँ क्योंकि यह जो हमारे अधिनियम के चैप्टर 6 गौ में है और यह चैप्टर सहकारी बैंक से संबंधित है स्पेशली, उसमें यह किया गया है और इसका यह धारा है 44 क ठ, अंग्रेजी में हम इसको 44 AL कहेंगे, और इसका जो शीर्षक है सुपरसेशन ऑफ मैनेजिंग कमेटी ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। और इस धारा में उल्लेख किया गया है कि इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी रिजर्व बैंक द्वारा लिखित रूप में लोकहित अथवा जमाकर्ताओं के हित को सुरक्षित करने या सहकारी बैंक का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध करने पर रजिस्ट्रार द्वारा ऐसी शर्तों और कुल मिलाकर 5 वर्षों से अनधिक ऐसी कालावधि के लिए जो रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट की जाए किसी सहकारी बैंक की प्रबंधन समिति को अवक्रमित करने तथा उसके लिए प्रशासक नियुक्त करने का आदेश पारित किया जाएगा। कहने का मतलब है कि 44 क ठ 44 AL में एक यह भी प्रावधान है कि यदि रिजर्व बैंक रजिस्ट्रार से यह अध्यापेक्षा करे, रजिस्ट्रार से यह अनुरोध करे कि कोई भी सहकारी बैंक है उसके जो लोकहित में अथवा जमाकर्ताओं के हित में या सहकारी बैंक के प्रबंधन को समुचित दिशा देने के लिए यह आवश्यक है कि उसके प्रबंधन समिति को सुपरसीड किया जाए, तो रजिस्ट्रार ऐसा आदेश निर्गत करेगा और यह मैक्सिमम 5 वर्ष की यह अक्रमण का आदेश मैक्सिमम 5 वर्ष के लिए होगा। एक यह स्थिति भी है जो मैंने आपसे चर्चा की। मैं संदर्भ देना चाहता हूँ क्योंकि कभी कभी जो बातें होती हैं उन बातों में इन चीज़ों का संदर्भ लेना जरूरी है जिसे हम इन संदर्भों को नहीं देखते हैं। अब मैं चैप्टर 6D पर आता हूँ जो जिसमें ही अल्पकालीन सहकारी साख संरचना की समितियों के समितियों के हेतु विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। और जब भी हम बैंकिंग सेक्टर के लिए या अल्पकालीन सहकारी साख संरचना की समितियों के संदर्भ में बात करते हैं तो हमें जो चैप्टर 6D के जो बंद हैं और इन बंधों को 2008 में जब बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 में संशोधन किया गया था तो शामिल किया गया था, तो उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हवा में तीर मारने से अच्छा है कि ज़मीनी सच्चाई से भी हम अवगत हो जाए। 2-3 स्थिति की मैंने कल्पना की। एक तो मैंने प्रबंध निदेशक की क्या शक्तियाँ और कृत हैं उस पर चर्चा कर दी। दूसरा मैंने कर दिया कि चलिए यदि निदेशक परिषद या निदेशक बोर्ड के संबंध में कार्रवाई करने की क्या स्थिति है उसकी चर्चा मैंने कर दी। और मैं अब चैप्टर 6D के बारे में जो प्रावधान है उसके बारे में बात करूँगा। देखिए, चैप्टर 6D का बहुत ही विशेष महत्व है और यह महत्व है अल्पकालीन सहकारी साख संरचना की समितियों के लिए। देखिए, हम सभी जानते हैं कि बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 2 के ठ में अल्पकालीन सहकारी साख संरचना समितियों की व्याख्या की गई है और कहा गया है कि अल्पकालीन सहकारी साख संरचना में शामिल है राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक तथा प्राथमिक कृषि साख समिति। तो जो अल्पकालीन सहकारी साख संरचना की समितियों के लिए जो विशेष उपबंध है चैप्टर 6D में, वह इन्हीं 3 प्रकार की समितियों पैक्स, DCCB और SCB पर लागू होंगे। और मैं अब थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और जब चैप्टर 6D के में जो क्लॉज आप देखेंगे तो चैप्टर 6D के पहले ही क्लॉज में, चैप्टर 6D के पहले ही क्लॉज में यह कहा गया है, जो क्लॉज है 44 क न, जिसको हम अंग्रेजी में 4480 कहेंगे। इसमें कहा गया है कि इस अधिनियम के किसी दूसरे अध्याय अथवा बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 या निर्मित नियमावली या निर्गत आदेश में किसी प्रतिकूल या असंगत बात होने पर भी इस अध्याय के प्रावधानों का अधिभावी अर्थात ओवरराइडिंग प्रभाव होगा। स्पष्ट है, इस चैप्टर 6D में जितने भी प्रावधान हैं
उनका अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा और यह कैसे प्रभावित कर रहा है इसकी चर्चा मैं बीच बीच में कर दूंगा आपसे। और आपको मैं बता देता हूं कि जो चैप्टर 6D है इसमें कुल 24 धाराएं हैं और इन सभी धाराओं का ओवरराइडिंग इफेक्ट है एक्ट के अन्य प्रावधानों के संदर्भ में, जब संदर्भ मामला अल्पकालीन सहकारी साख संरचना में की समितियों से का हो तब 44 क न अर्थात 44A से लेकर 44 ख अर्थात 44B तक कुल 24 धाराएं हैं और इन सभी धाराओं को ओवरराइडिंग इफेक्ट है। इसको हम हमेशा में ध्यान रखना चाहिए। हमको यह समझना चाहिए कि 2008 में हमने जो प्रोविज़न किया और उसमें जो पैक्स था, DCC भी था और SC भी था, उसके लिए अन्य सरकारी समितियों से इतर प्रावधान किए हैं और उन प्रावधानों का चूँकि हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सिस्टम है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल हमने अपनाया है, लेजिस्लेचर की सुप्रीमेसी है, तो लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाकर जो प्रावधान किया है हमेशा हमको उसका सम्मान करना चाहिए। यह है कि चूँकि हम कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ है हमारे यहाँ, तो रूल ऑफ लॉ है तो उसके लिए यह जरूरी है कि लेजिस्लेचर ने जो प्रावधान किए हैं, जो कानून बनाया है, उसको हम समुचित सम्मान दें, उसका क्रियान्वयन करें। तो खैर चलिए, शुरुआत मैंने 44 क लॉ 4480 से कर दी। यह कहता है कि इस अधिनियम के किसी दूसरे अध्याय अथवा बिहार सहकारी स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 या निर्मित नियमावली या निर्गत आदेश में किसी प्रतिकूल या असंगत बात होने पर भी, भले ही कोई दूसरी बात कहा जाए, लेकिन इस अध्याय के प्रावधानों में जो उल्लेख है, जो दिशा निर्देश है, जो बंद है, उनका ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा अन्य बातों पर। अब हम आते हैं धारा 44 क पर। अंग्रेजी में यदि कहे तो धारा 44AU है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी के उधारकर्ता माने बोरोवर या जमाकर्ता डिपॉजिटर हो या ऐसी समिति के जमाकर्ता या उधारकर्ता बनना चाहते हो, तो उन्हें धारा 44 ख थ की उपधारा 6 के शर्तों के अधीन उस समिति का पूर्ण मताधिकार के साथ सदस्य या सदस्य बनाया जा सकेगा। 44 क था 44AQ की उपधारा 6 में स्पष्ट प्रावधान है कि सहकारी समिति के कार्य क्षेत्र में निवास करने वाला प्रत्येक परिवार का कम से कम एक व्यक्ति उस सोसाइटी का सदस्य बनाया जा सकेगा। वह सदस्य हो सकता है या सदस्य हो सकता है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यह इस धारा की मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहूँगा कि यह धारा बहुत इम्पोर्टेंट है। यह धारा है 44 क 44AB 44AV। यह अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अंतर्गत सहकारी सोसाइटी को सभी वित्तीय एवं आंतरिक प्रशासनिक मामले में स्वायत्तता निम्न क्षेत्रों सहित प्रदान करता है। शब्द का चयन बड़ा सावधानी से किया गया है। सभी वित्तीय एवं आंतरिक प्रशासनिक मामलों में स्वायत्तता दी गई है निम्न क्षेत्रों सहित। कतिपय क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि स्वायत्तता उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित है। यह कहता है कि सभी वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों में स्वायत्तता दी गई है। इसको समझने की जरूरत है कि ठीक है, नीचे कतिपय क्षेत्रों का उल्लेख कर दिया गया है, लेकिन स्वायत्तता का संदर्भ मात्र उन क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सभी वित्तीय और प्रशासनिक मामले में है। अब जो संदर्भ दिया गया है उसका मैं उल्लेख कर देता हूँ। पहला उसमें कहा गया है क में कि रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुरूप जमा एवं ऋणों पर शुद्ध दर, मतलब रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुरूप वह जमा एवं जो जमा प्राप्त करता है, ऋण देता है, उस पर शुद्ध दर का निर्धारण कर सकता है। ख है उधार एवं निवेश के संदर्भ में नीति का निर्धारण कर सकता है। ग है ऋण नीति एवं व्यक्तिगत ऋण निर्णय, अपना वह लोन पॉलिसी निर्धारित कर सकता है और किसी को इंडिविजुअल लोन सैंक्शन करना है उस पर निर्णय ले सकता है। घ में है कार्मिक नीति, कार्मिक नियोजन, भर्ती, पदस्थापना एवं मुआवजा, मतलब वेतन प्रतिलब्धि वगैरह सब, तथा अंग में है अंकेक्षकों की नियुक्ति, अंकेक्षण कार्य के लिए राशि और तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली। तो 44AB में जो 5 दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इन क्षेत्रों में से स्वायत्तता है, लेकिन इन क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य यदि कोई ऐसे मामले हैं जो वित्तीय और प्रशासनिक मामलों से संबंध रखते हैं, तो उस क्षेत्र में भी उसे स्वायत्तता है। रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुसार उसे जमा और ऋण पर शुद्ध दर के निर्धारण करने का अधिकार है। उधार एवं निवेश की नीति निर्धारित करने का अधिकार है। ऋण नीति एवं व्यक्तिगत ऋण निर्णय लेने का अधिकार है।
कार्मिक नीति, कार्मिक नियोजन, भर्ती, पदस्थापना, मुआवजा तय करने का अधिकार है था। अंकेक्षकों की नियुक्ति, अंकेक्षकों का मुआवजा मतलब अंकेक्षण करने मतलब के बदले में से उन्हें कितनी राशि दी जाएगी, और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली क्या होगा उनके, उससे भी तय करने का उन्हें अधिकार है अल्पकालीन सहकारी साख संरचना की समितियों को। मैं अब आगे बढ़ता हूँ। धारा 44 कॉब, जिसे अंग्रेजी में धारा 44AW है, यह कहता है कि अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अंतर्गत किसी सहकारी सोसाइटी की हिस्सा पूंजी में राज्य सरकार का अंशदान उस सोसाइटी के कुल प्रदत्त हिस्सा पूंजी, टोटल पेड अप शेयर कैपिटल के 25% से अधिक नहीं होगा, परंतु राज्य सरकार या ऐसी सोसाइटी राज्य सरकार के अंशदान को घटाने के लिए स्वतंत्र होगी और सोसाइटी को ऐसा करने से राज्य सरकार द्वारा रोका नहीं जाएगा। इस प्रावधान में कह दिया गया है कि जो राज्य सरकार का अंशदान होगा अल्पकालीन सहकारी साख संरचना की समिति, पैक्स हो, DCCB हो, SCB हो, उसमें 25 जो टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है उसका 25% से अधिक नहीं होगा, और राज्य सरकार को या सहकारी समिति को यह स्वतंत्रता है कि इस राज्य सरकार के इस अंशदान को और कम कर दे, और इसे कम करने में राज्य सरकार द्वारा रोका नहीं जाएगा। देखिए एक प्रावधान है, इसको हमको देखने की ज़रूरत है कि इसमें हमने सीलिंग कर दिया 25%। और मैं कहीं एक न्यूज़ देख रहा था महाराष्ट्र सरकार के बारे में कि वहाँ महाराष्ट्र सरकार ने 4 या 5 बैंकों को करीब 840 करोड़ रुपया शेयर कैपिटल के रूप में प्रदान किया है। तो यदि हम सहकारी बैंक को सशक्त करना चाहते हैं, उसका रिकैपिटलाइजेशन करना चाहते हैं, ठीक है, सहाय अनुदान हम दे रहे हैं, कुछ बैंकों को हमने दिया, भागलपुर में हमने दिया, मुंगेर बैंक में हमने दिया, लेकिन जो शेयर कैपिटल की जो सीलिंग है, जो लिमिट है 25%, इसकी ओर भी हमको देखना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला धारा 44 कॉब है, 44AX। 44AX की उपधारा 1 में कहा गया है कि राज्य सहकारी बैंक तथा केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध समिति में सरकार का केवल एक नामी सदस्य होगा। स्पष्ट करता है राज्य सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक में राज्य सरकार का केवल एक नामी सदस्य होगा, राज्य सरकार का केवल एक नॉमिनी होगा। फिर धारा 44 कौवा की उपधारा 2 में कहा गया है कि प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी की प्रबंधन समिति में सरकार का कोई नामी सदस्य नहीं होगा। अब देखिए यह प्रावधान कैसे प्रभावी है और कैसे इसको लागू किया जा रहा है, इसका संदर्भ मैं आपको देना चाहूँगा। क्योंकि जो हमारी सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 14 की उपधारा 4 क में यह कहा गया है कि निबंधित सोसाइटी में, किसी भी निबंधित सोसाइटी में उसकी हिस्सा पूंजी में यदि राज्य सरकार ने सीधे 30 लाख रुपये से अधिक राशि निवेशित किया हो, तो उस निबंधित सोसाइटी की बोर्ड में राज्य सरकार 3 व्यक्तियों के नाम निर्वाचित कर सकेगी, जिसमें 2 व्यक्ति सरकारी सेवा से होंगे और 1 व्यक्ति बैंकिंग, वित्त या संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे। ये प्रावधान है, लेकिन यह प्रावधान DCCB, SCB पर नहीं लागू होगा, क्योंकि चैप्टर 6D के क्लॉज 44 कौवा में कह दिया है कि राज्य सरकार का एक ही नामित व्यक्ति होगा, और पैक्स में तो कोई नामित व्यक्ति होगा ही नहीं। अंश सहकारी समिति में जहाँ पर 30 लाख रुपये से अधिक राज्य सरकार ने इन्वेस्ट किया है, वहाँ 3 व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन DCCB और SCC के बोर्ड में मात्र 1 व्यक्ति को, और पैक्स में किसी भी व्यक्ति को राज्य सरकार नामित नहीं कर सकती है। DCCB और SCB में 1 को नामित कर सकती है। इसी बीच इधर DCCB के बोर्ड में सभी ज्वाइंट रजिस्ट्रार को नॉमिनेट किया गया है राज्य सरकार का प्रतिनिधि होने के रूप में, और इस पर कतिपय चर्चा भी हो रही है कि ठीक है, ज्वाइंट रजिस्ट्रार जो प्रमंडल के अधिकारी हैं, प्रमंडल स्तरीय अधिकारी हैं, वे बोर्ड की बैठक में एक सदस्य की हैसियत से भाग लेंगे, जिसकी अध्यक्षता बैंक के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। और दूसरी बात है कि यदि बोर्ड में कोई कतिपय ऐसे निर्णय होते हैं जिसके कारण भविष्य में सरचार्ज की कार्रवाई होती है, तो क्या वे सरचार्ज की कार्रवाई में भागीदार होंगे। और तीसरी बात होती है कि कई मामलों में सरचार्ज की कार्रवाई तो स्वयं ज्वाइंट रजिस्ट्रार द्वारा सुना जाता है, तो जो ज्वाइंट रजिस्ट्रार जो बोर्ड की बैठक में भाग ले रहे हैं और जिस मैटर में, जिस बोर्ड की बैठक की प्रोसीडिंग को लेकर उस पर सरचार्ज प्रोसीडिंग चला है, क्या उस सरचार्ज मैटर की सुनवाई ज्वाइंट रजिस्ट्रार कर पाएंगे? यह प्रश्न एक विचारणीय है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। धारा 44 44
EY 44 AY की उपधारा 1 क में कहा गया है कि सरकार द्वारा अधिसूचित एवं यथाविहित प्रावधान किए जाने पर बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 के तहत निबंधित अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अंतर्गत की कोई सहकारी सोसाइटी बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 के अधीन निबंधित संबद्धक सहकारी समिति की सदस्यता प्राप्त कर सकेगी। कि जो अल्पकालीन सहकारी साख संरचना की समितियां हैं और जिनका निबंधन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत हुआ है, वे चाहे तो वे 1996 के अधिनियम के अंतर्गत निबंधित संबद्धक सोसाइटी की सदस्यता प्राप्त कर सकी है। इसी तरह धारा 44 क म की उपधारा 1 के ख में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित एवं यथाविहित प्रावधान किए जाने पर बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 के अंतर्गत निबंधित अल्पकालीन सहकारी साख संरचना की कोई सहकारी समिति इस अधिनियम के अधीन संबद्धक समिति का सदस्य बनाया जा सकेगा। मतलब वाइस वर्सा है, दोनों तरफ से सदस्य बन सकते हैं। और इधर हमने एक बिहार राज्य जीविका निधि संघ लिमिटेड का गठन किया है राज्य स्तर पर, और जो हमारा निबंधन से संबंधित प्रावधान था उसमें हमने संशोधन इसके लिए आवश्यक संशोधन किया है ताकि जीविका की जो सहकारी समितियां हैं वो राज्य स्तर पर 1935 के अंतर्गत गठित राज्य जीविका निधि संघ सहकारी समिति लिमिटेड का सदस्य भी बन सकेंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं धारा 44 क म की उपधारा 2 की चर्चा करता हूँ। इसमें कहा गया है कि अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अंतर्गत कोई सहकारी अपने पसंद की संबद्धक समिति का सदस्य बनाया जा सकेगा। मैंने अपने पसंद की समिति से वो एफिलिएशन लेने के लिए स्वतंत्र है जो अल्पकालीन सहकारी साख संरचना की समितियाँ हैं। और मैं धारा 44 ख का पर आता हूँ, 44 AZ। इसमें कहा गया है कि अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अंतर्गत किसी सोसाइटी को व्यवसाय करने के लिए कार्य क्षेत्र के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारे वहाँ पैक्स हैं, DCCB हैं, SCB हैं, कार्य क्षेत्र में प्रतिबंध की बात नहीं करता है और खासकर यह पैक्सों के लिए लागू होता है। और इसीलिए हमने विगत वर्षों में देखा था कि जब धान अधि प्राप्ति का कार्य होता था तो पैक्सों को बगल के पैक्स जहाँ निष्क्रिय होते थे वहाँ भी धान खरीदने के लिए प्राधिकृत किया जाता था। और हम आगे बढ़ते हैं। धारा 44 ख। इसमें कहा गया है कि अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अंतर्गत सोसाइटी को अपने निधि को रिजर्व बैंक के द्वारा बनाए गए दिशा निर्देश के अनुसार किसी भी वित्तीय संस्था में निवेश अथवा जमा करने की स्वतंत्रता होगी। इसने लिबर्टी दिया है कि जो रिजर्व बैंक का दिशा निर्देश है उसके अनुसार किसी भी वित्तीय संस्था में दे सकता है। लेकिन अन्य सहकारी समितियों के संबंध में जो प्रावधान है वह अधिनियम की धारा 19 में है, इसको भी हमको देखना चाहिए। लेकिन यह स्पेशल प्रावधान है अल्पकालीन सहकारी साख संरचना की समितियों के लिए। अब हम धारा 44 ख का पाते हैं। इसमें कहा गया है कि अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अंतर्गत सहकारी सोसाइटी रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कर सकता है एवं पुनर्वित्त राष्ट्रीय बैंक से आशय नाबार्ड से है, पुनर्वित्त राष्ट्रीय बैंक या किसी दूसरे पुनर्वित्त एजेंसी के माध्यम से प्रत्यक्षता अथवा रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित अपने पसंद के किसी भी वित्तीय संस्थान से प्राप्त कर सकेगा। ये सरकारी सोसाइटी संबद्धक सोसाइटी से पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं होगा। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लिबर्टी देता है कि ऐसा नहीं है कि पैक्स है तो DCCB से ही ऋण लेने के लिए बाध्य है और DCCB है तो SCB से ही ऋण लेने के लिए बाध्य है। यदि फिनांस हो प्राप्त कर सकता है रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुसार नाबार्ड से भी सीधे, इसको देखने की जरूरत है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। धारा 44 ख घ। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय बैंक के प्रारंभ से प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी द्वारा लाभांश भुगतान करने हेतु निबंधक समान दिशा निर्देश जारी करेगा। फिर धारा 44 ख अंग में कहा गया है कि अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अंतर्गत कोई भी सहकारी सोसाइटी अपना शुद्ध मूल्य एवं अपनी पूंजी बढ़ाने के अतिरिक्त किसी दूसरे मद में अंशदान नहीं करेगी। धारा 44 ख छ में यह कहा गया है कि राज्य सहकारी बैंक अथवा केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध समिति की सदस्यता हेतु क्या योग्यताएं हैं उनका उल्लेख किया गया है। और इस विषय पर मैंने जो मेरा 85वां 85th वीडियो था उस पर विस्तृत चर्चा की थी प्रबंध समिति सदस्यों की योग्यता हेतु, इसलिए मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा। और मैं अब आगे बढ़ता हूं। और आगे जो प्रोविजंस हैं उसमें है
44ख6 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया इसको हमको ध्यान रखना चाहिए। सामान्यतः हम लोग जो आक्रमण की कार्रवाई करते हैं, खासकर टैक्स वगैरह की, उसे सीधे धारा 41 के अंतर्गत कर देते हैं। लेकिन यह जो 44ख6 है, जो सेक्शन है, जो अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के आक्रमण से संबंधित है और जिसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है अन्य सेक्शंस पर, उसको समझने की जरूरत है। 44ख6 की उपधारा 1 में कहा गया है कि राज्य सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध समिति का आक्रमण इस अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत निबंधक द्वारा रिजर्व बैंक के परामर्श किया जाएगा। धारा 41 में भी इसका उल्लेख है और 44ख6 में स्पष्ट कर दिया गया है कि उसके बोर्ड का, जो DCCB या SCB के बोर्ड का है, उसका आक्रमण यदि कभी भी होगा तो निबंधक राज्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के परामर्श के बाद ही कर सकेंगे, ऐसे नहीं कर सकेंगे। यह एक महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें समझना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि एक दो धारा 44ख है, वो तो कहता है कि रिजर्व बैंक यदि अध्यपेक्षा करे, रिक्विजिशन करे तो निबंधक कर सकते हैं। लेकिन यदि निबंधक करेंगे तो उनको रिजर्व बैंक का परमिशन लेना होगा, बिना रिजर्व बैंक के परमिशन के नहीं करेंगे। अब हम धारा 44ख6 की उपधारा 2 पर आते हैं, जो खासकर हमारे DCOs के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं अपने DCOs को हमेशा बताता हूँ कि धारा 41 का प्रयोग करने के पहले पैक्स की प्रबंध समिति के खिलाफ धारा 44ख6 की उपधारा 2 को देखना चाहिए। इसमें कहा गया है कि प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी के प्रबंध समिति का अवक्रमण इस अधिनियम की धारा 41 के तहत निबंधक द्वारा सिर्फ निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जाएगा। और सिर्फ शब्द यूज करता है कि धारा 41 के अंतर्गत यदि आप पैक्स की प्रबंध समिति का आक्रमण करना चाहते हैं तो आप सिर्फ निम्नलिखित परिस्थितियों में ही उसकी सोसाइटी का आक्रमण कर सकते हैं। और परिस्थिति क्या है? परिस्थिति की चर्चा की है, 4 परिस्थितियों की चर्चा की गई है। क, अगर सोसाइटी 3 साल लगातार घाटे में हो। ख, यदि गंभीर वित्तीय अनियमितता या धोखाधड़ी प्रकाश में आए हो। ग, कोई न्यायिक आदेश हो। घ, यदि 3 लगातार बैठकों में गणपूर्ति का अभाव रहा हो। मतलब जब हम पैक्स की प्रबंध समिति के खिलाफ धारा 41 का प्रयोग करते हैं तो हमें धारा 44ख6 की उपधारा 2 में जो 4 शर्तें निर्धारित की गई हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। और फिर आगे मैं एक चीज़ और उसकी चर्चा करना चाहूँगा। अब आगे है 44ख जो निर्वाचन के संबंध में कहता है कि अल्पकालीन साख संरचना के अंतर्गत सहकारी सोसाइटी का निर्वाचन वर्तमान प्रबंध समिति के कार्यकाल के पूर्व कराया जाएगा तथा प्रबंध समिति की आक्रमण की स्थिति में निबंधक उस सोसाइटी का निर्वाचन 6 माह के अंदर कराएगा। ठीक है, 44ख 1 है, लेकिन 44ख 2 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर DCO को यह ध्यान देना चाहिए, जो खासकर हम लोग जो धारा 41 के यहाँ प्रबंध समिति को आक्रमित करते हैं, पैक्स के संदर्भ में बात कर रहा हूँ मैं, और उसके सदस्यों को अयोग्य करार देते हैं कई साल की अवधि के लिए, तो उसमें हमको यह ध्यान देना चाहिए। 44ख की उपधारा 2 में इसमें कहा गया है जिस सोसाइटी का आक्रमण धारा 44ख6 के उपखंडिका क एवं ख में वर्णित परिस्थितियों में हुआ है, उस प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी के प्रबंध समिति का सदस्य आक्रमण से 5 वर्षों के लिए दोबारा